बाजी छोड़कर ढोल नगाड़े के बीच हम सब टीम इंडिया को बधाई दे रहे हैं और साथ ही साथ आज के खेल में हम तारीफ करना आर्मी कप क्रिकेट के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पूल ए में नंबर 2 टीम की हैसियत से क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। वहीं पाकिस्तानी टीम ने पूल बी में तीसरे नंबर पर इख्तिताम किया। अगर टीम की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियाई टीम बैटिंग और बॉलिंग में मुतवाज़िन नजर आती है। बैटिंग में उसके पास एरोन फिच, डेविड वार्नर, क्लार्क, मैकवेल जैसे बल्लेबाज हैं। वहीं मिशेल स्टार्क, मिशेल जॉनसन, जेम्स फाकनर जैसे बॉलर भी हैं जो किसी टीम को धूल चटा सकते हैं। वहीं पाकिस्तान की बात की जाए तो ओपनर बैट्समैन ने काफी मायूस किया है, लेकिन विकेटकीपर के तौर पर सरफराज की शमूलियत से हालात बदले हैं। वहीं कप्तान मिसबाह का अच्छे फॉर्म में रहना भी पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है। कुल मिलाकर जुमेरात को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक दिलचस्प मैच देखने को मिल सकता है। तहवील अराजी बिल पर अपोजिशन की नाराजगी के बीच मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने एक खत लिखा है। खत में गडकरी ने कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और समाजी कारकुन अन्ना हजारे को खुली डिबेट का चैलेंज दिया है और कहा है कि मौजूदा बिल कहीं से भी किसान मुखालिफ नहीं है, बल्कि इसे लेकर किसानों के साथ सियासत की जा रही है। गडकरी ने तहवील अराजी मामले पर सभी पार्टियों को तबादला ख्याल करके अपनी बात रखने की भी बात कही है। वजीर आजम ने गडकरी को सभी पार्टियों से इस मामले में बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी, अन्ना हजारे जी, सभी पार्टी के लोगों को एक प्रार्थना पत्र भेजा है। मैं को उनको आह्वान नहीं कर रहा हूं कि सरकार की इसमें जो भूमिका है वो किसानों के विरोध में नहीं है और वो मैंने उनको खुली चर्चा के लिए निवेदन किया है कि आपके पार्टी का कोई प्रमुख व्यक्ति अगर प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हो, किसी भी प्लेटफॉर्म पर इस पर खुली चर्चा करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारी सरकार किसानों के विरोध में नहीं है और किसानों के विरोध में कभी कोई निर्णय नहीं कर सकती है। और आप खुली चर्चा करिए, कौन से पॉइंट पर विवाद है आप बताइए और चर्चा होने दीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर हमारी गलती होगी तो आपका सुझाव हम स्वीकार करेंगे। इसलिए इस चर्चा के लिए मैंने आज सभी विरोध करने वाले पार्टी के जो अध्यक्ष है उनको, सामाजिक कार्यकर्ता और एनजीओ में से जैसे अन्ना हजारे जी जैसे नेता है उनको भी प्रार्थना की है कि आप खुली चर्चा करिए, चर्चा मीडिया के सामने हो। बेमौसम बरसात, फसलों की बर्बादी और किसानों की तबाही का मामला लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी गूंजा। जेडीयू लीडर केसी त्यागी ने ये इशू ऐवान में उठाया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किसानों को मुआवजा देने का मुतालबा किया। जवाब में वजीर खजाना अरुण जेटली ने राज्यसभा में कहा कि मरकज मुतासरा रियासतों को राहत पैकेज देगा। कृषि विभाग ने हर राज्य के लिए अलग अलग टीम गठित कर दी है और आज से कृषि विभाग के जो तीनों मंत्री हैं वो स्वयं भी इन राज्यों के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। और जैसा मैंने कहा, जो कई सुझाव माननीय शरद पवार जी ने भी दिए, किस प्रकार के कदम उठाए जा सकते हैं, अन्य सदस्यों ने भी दिए। इसमें बिना टेक्निकलिटीज में गए हुए एक हमदर्दी की भावना के साथ कि कितनी जल्दी से प्रभावित क्षेत्रों के किसानों की सहायता हो पाए और उनको रिलीफ पहुंच पाए, इस नजरिए से उन राज्य सरकारों के साथ तालमेल बिठाकर केंद्रीय सरकार और कृषि विभाग इसमें तुरंत कदम उठा रहा है। जो आप सब ने भावना प्रकट की है, मैं उस विभाग के मंत्री को आज ही कन्वे कर दूंगा। मैं एक समाचार पत्र की हेडिंग पढ़ रहा हूं। जब हम चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं, वोट मांगने के लिए जाते हैं, तो जिनके सामने गिड़गिड़ाते हैं, हाथ जोड़ते हैं वोट के लिए, उस किसान की पीड़ा है, मंत्री जी बर्बाद हो गए, मुआवजा दिला दो। वो रो रहा है, वो चिल्ला रहा है और जो अफसर है वो कह रहा है कि 10% से लेकर 15% तक का नुकसान हुआ है। सर कह रहे हैं 100% का नुकसान होगा तब मुआवजा मिलेगा। सर इसी तरह से जो सरकार ने नीति बनाई बीमा की, मैं सर बीमा का पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक राज्य का विश्लेषण है, 22,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की फसल बर्बाद हुई है। वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें, जल्द हाजिर होते हैं।
केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ। फिल्मी समय के खास प्रोग्राम आपकी आवाज में आपका खैर मकदम है। किस वजह से मुसलमान के पिछड़ापन के पीछे मेन वजह है उसकी एजुकेशन में कमी होना। हिंदुस्तान के हम हिस्सेदार हैं, ना कि किराएदार। पॉपुलेशन फर्ज कीजिए 15% है, तो क्या पार्लियामेंटेरियन मुसलमान 15% है? जब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद, सर सैयद या हाली जैसे रहनुमा हमारी कौम को नहीं मिलेंगे, हमारी कौम की हालत नहीं सुधर सकती। आजादी के बाद से मुसलमानों का हिंदुस्तान में शोषण होता चला आ रहा है। कभी इनके लीडरों ने इनका शोषण किया है, कभी इनके मजहबी रहनुमाओं ने इनका शोषण किया है। डेवलपमेंट, विकास के लिए दीनी और दुनियावी के बारे में सोचें, मुल्क की आवाम के बारे में सोचें। लेकिन असल फसाद की जिम्मेदार जो है वो अफसरान होते हैं। आपकी आवाज शनिचर की शाम 5:30 बजे और इतवार की दोपहर 12:30 बजे सिर्फ आलमी समय पर। वक्फे के बाद आपका एक खैर मकदम है। आईएएस रवि की मौत के मामले को लेकर कर्नाटक हुकूमत ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है। सीएम का कहना है कि सीआईडी जांच चल रही है और जल्द ही सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। इस मामले को लेकर लोकसभा में भी जमकर हंगामा हुआ और ऐवान की कार्रवाई कुछ देर तक मुलतवी करनी पड़ी, जिसे देखते हुए वजीर दाखिला राजनाथ सिंह ने यकीन दहानी कराई थी कि अगर जरूरत पड़ी तो सीबीआई से भी जांच कराएंगे। उन्होंने कहा कि इस इशू पर उनकी कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया से भी बात हुई है। इससे पहले कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने इस मामले में कर्नाटक के वजीर आला सिद्धरमैया से बात की और आईएएस रवि की मौत की जांच जल्द कराने की हिदायत दी। पूरे मामले पर क्या कहना है सियासी लीडरान का, सुनते हैं। Karnataka government in its wisdom would do everything possible to ensure that the truth and the entire truth and in its complete entirety comes out. So everyone should await the outcome of the investigations, and if at all somebody is not satisfied with the investigation, then of course there are various options and avenues which are open. देखिए जहां तक जांच का प्रश्न है और जहां तक वहां से स्टेटस रिपोर्ट उपलब्ध करवाने का प्रश्न है, तो इसका संबंध तो गृह मंत्रालय से रहता है। परंतु हाँ, जहां तक डीओपीटी का संबंध है, जिस विभाग के साथ हमारा वास्ता है, तो हमने ये बात स्पष्ट की है कि यदि हमें सीबीआई की जांच करने का कोई अनुरोध आता है राज्य सरकार की ओर से विधिवत तरीके से, तो हम निश्चय ही इसका संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई। बीजेपी सदर अमित शाह ने कहा है कि अगर कश्मीर इशू नहीं सुलझता है तो बीजेपी पीडीपी के साथ इत्तेहाद तोड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार सिर्फ कश्मीर में अमन व अमान कायम करने और वहां की परेशानियों के हल के लिए बनाई गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सिर्फ इख्तिदार में बने रहने के लिए मुल्क की सलामती से समझौता नहीं करेगी। मुसर्रत आलम की रिहाई के पस मंजर में अमित शाह का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। अमित शाह के बयान का शिवसेना ने खैर मकदम किया है। शिवसेना लीडर संजय राउत ने कहा है कि मुल्क के मफाद से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा और पीडीपी के साथ जो सरकार चल रही है, अगर इसी तरह के आगे भी रहा तो कहीं ना कहीं वो अपना गठबंधन तोड़ भी दे सकते हैं। मैं अमित शाह की ये बयान का स्वागत करता हूं। बहुत ही अच्छा निवेदन है, अच्छा बयान है। हम यही चाहते हैं, देश हित से किसी भी तरह से समझौता नहीं करना चाहिए। खास करके बीजेपी जैसी पार्टी है जो हमेशा प्रखर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का विचार लेके अपनी राजनीति करते आई है। लेकिन सरकार बनाना एक मजबूरी थी, लेकिन इतनी भी मजबूरी नहीं होनी चाहिए कि उसमें देश को खतरा हो। सुप्रीम कोर्ट ने गुलबर्गा सोसाइटी घपला मामले में समाजी कारकुन तीस्ता सी तलवाड़ और उसके शौहर जावेद आनंद को बड़ी राहत दी है। अदालत ने इस मामले को एक बड़ी बेंच में समाअत के लिए भेज दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक वह बड़ी बेंच में सुनवाई होती है तब तक तीस्ता और जावेद की गिरफ्तारी पर रोक लगी रहेगी। आपको बता दें कि तीस्ता सी तलवाड़ और जावेद आनंद की अर्जी पर अदालत ने अपना फैसला महफूज रख लिया था। उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था।
गुज़िश्ता लोकसभा इंतखाबात में किए गए खर्च की जानकारी नहीं दिए जाने के मामले में आम आदमी पार्टी समेत 6 पार्टियों को इंतखाबी कमीशन ने नोटिस जारी किया है। कमीशन के नोटिस के बाद इन पार्टियों पर इनका रिकॉग्नाइजेशन रद्द होने का खतरा मंडरा रहा है। इंतखाबी कमीशन ने इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर की दफा 16A के तहत इन पार्टियों को सख्त अंदाज में मुतनब्बे किया है। कमीशन ने सभी पार्टियों को 20 दिनों का वक्त दिया है। जिन पार्टियों को नोटिस दिया गया है उनमें आम आदमी पार्टी, पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, केरल कांग्रेस, नेशनल पीपल पार्टी ऑफ मणिपुर और हरियाणा जनहित कांग्रेस शामिल हैं। ज़ाब्तों के मुताबिक सभी पार्टियों को इंतखाब के बाद 90 दिनों के अंदर अपने खर्च का ब्यौरा देना होता है। दिल्ली में आम आदमी की सरकार ने आम आदमी को बड़ा झटका दिया है। दिल्ली में पीने के पानी की कीमत में 10% बढ़ाने का फैसला ले लिया गया है। दिल्ली जल बोर्ड की मीटिंग में ये फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से दिल्ली वालों को ज्यादा पानी खपत करने की सूरत में अब उन्हें ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप 20,000 लीटर से ज्यादा पानी खर्च करते हैं तो इस पर बिल भी ज्यादा देना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस ने पानी की कीमतों में इजाफे की मुखालफत की है। 10% न केवल दिल्ली जल बोर्ड ने अपना रेट बढ़ाया है, जो प्रस्ताव आज सुनने में आया है, बल्कि साथ साथ जो मीटर्स भी हैं, जो केजरीवाल जी कहते थे कि हवा से ही मीटर चलते हैं, तो वो मीटर अभी भी जल बोर्ड लगा रहे हैं। तो ना तो वो मीटर चेंज हो रहे हैं, ऊपर से 10% जो है रेट और बढ़ा दिया है। तो ये जनता को इतनी जल्दी, 1 महीना भी अभी पूरा नहीं हुआ और ये वापस जो है अपने पुराने वायदों से पीछे चलते जा रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। मैं केजरीवाल जी को सलाह देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो मुझसे सलाह लेते रहेंगे और मैंने भी कहा कि वो मांगे या ना मांगे मैं सलाह जरूर दूंगा। तो जनता के बीच में अपनी विश्वसनीयता आगे बनाए रखें, मेरी उनसे सलाह है। और साथ साथ में बिजली के रेट भी जो उन्होंने अनाउंस किया है, मुझे नहीं लगता कि उसका भी फायदा होगा। बिहार में मैट्रिक इम्तिहान में खुलेआम नकल चल रही है, लेकिन बिहार सरकार ने खुद को बेबस बताया है। हैरानी की बात यह है कि खुद बिहार के वजीर तालीम ने नकल पर लगाम लगाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। वजीर तालीम पीके शाही का दावा है कि सरकार जितना इंतजाम कर सकती थी कर चुकी है, लेकिन फिर नकल रुक नहीं रही तो वो क्या करे। पीके शाही का कहना है कि नकल होना सिर्फ सरकार की नाकामी नहीं है, जब तक समाज और सरपरस्त नहीं बेदार होंगे, साफ शफाफ तरीके से इम्तिहान नहीं होंगे। इसीलिए सरपरस्तों की मदद के बगैर नकल नहीं रोकी जा सकती। तो 14 लाख से अधिक परीक्षार्थी हैं, 1100 से ज्यादा केंद्र हैं राज्य में, और एक परीक्षार्थी को कदाचार नकल कराने में उनके अभिभावक, सहयोगी, रिश्तेदार मिला के अगर 3-4 सहयोगी हैं तो ये संख्या कोई 60-70 लाख की संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या को नियंत्रित करना, कदाचार मुक्त परीक्षा 100% कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करना, ये मात्र क्या सरकार की अकेली जिम्मेवारी है? क्या ये इसमें सामाजिक सहयोग की आवश्यकता नहीं है? और क्या सामाजिक सहयोग के बिना सरकार कदाचार मुक्त परीक्षा आयोजित करने में सफलता प्राप्त कर सकती है? आम लोगों के साथ रेलवे में हो रही लूटपाट पर खामोश रहने वाला ये महकमा यकायक हरकत में आ गया है। मध्य प्रदेश के काबीनी वजीर जयंत मलैया और उनकी बीवी से ट्रेन में डकैती के मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है। वहीं आरपीएफ के 3 जवानों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि इस वाकये के सिलसिले में मध्य प्रदेश के 10 एमपी ने वजीर रेल सुरेश प्रभु से मुलाकात की है और कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जबलपुर से निजामुद्दीन आ रही महाकौशल एक्सप्रेस में लूटपाट की गई। ट्रेन में मध्य प्रदेश के वजीर जयंत मलैया और उनकी बीवी के साथ भी लूटपाट की गई, जिसके बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। उधर देर रात दिल्ली से हैदराबाद जा रही दक्षिण एक्सप्रेस में आगरा के पास बदमाशों ने ट्रेन में जमकर लूटपाट की। बदमाशों ने चेन खींचकर ट्रेन रोकी और फरार हो गए। लुटेरों ने ये वारदात आगरा के पास कीठम नाम की जगह पर अंजाम दी। रेलवे इंतजामिया इस वारदात को छुपाने की कोशिश कर रहा है।
दक्षिण एक्सप्रेस में अभी B1 में छिनैती की कुछ सूचनाएं मिली हुई है। कोच में ही B1 में कुछ लोगों ने एक महिला से 5,000 रुपए आदि छीन ली है। आरपीएफ है, हम लोग हैं, उसको डेवलप कर रहे हैं, कहाँ घटना है, बदमाश को पकड़ लेंगे। अभी लगभग कितने लोग थे छीनने वाले? 2 लोगों की बात बता रहे हैं, आपस में ही बता रहे हैं, इसमें डेवलप कर रहे हैं हम लोग। अभी कच्ची सूचना है, उसको अभी पुख्ता कर रहे हैं। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आलमी खबरें। आप देखते रहिए आलमी समय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग। खबरों का महवर बनती हैं जो खास शख्सियात, जिनसे मुतासिर होते हैं मुल्क और कौम के हालात। ऐसे रहनुमाओं की दो टूक बात सैयद फैसल अली के साथ। देखिए तकरार इतवार की रात 8:30 बजे और पीर की दोपहर 2:30 बजे सिर्फ आलमी समय। वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। रुख करते हैं आलमी खबरों का। यमन के जनूबी शहर अदन में मुतहारिफ फोर्सेस के दरमियान झड़पें हो रही हैं, जिसके नतीजे में कम से कम 8 अफराद हलाक और दीगर 15 लोग जख्मी हो गए हैं। हवाई अड्डे के पास हुई झड़पों के बाद परवाजें मुअत्तल कर दी गई हैं। अदन में यमन के माजूल सदर अली अब्दुल्ला सालेह की वफादार सिक्योरिटी फोर्स और मौजूदा सदर मंसूर हादी के हामियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई है, जिसके बाद बैनुल अक़वामी हवाई अड्डों पर परवाजों की आमद-ओ-रफ्त रोक दी गई है, जिसकी वजह से हवाई अड्डे पर आने वाले मुसाफिरों को वापस जाने की हिदायत जारी की जा रही है। इससे कबल अब्दुल्ला सालेह के हामी यमन की स्पेशल फोर्स के कमांडर ने शहर में अहम शाहराहों और हवाई अड्डों के करीब अपनी यूनिटें तैनात कर दी थी, लेकिन सदर मंसूर हादी की वफादार आर्मी कमेटियों ने इस पर एहतजाज किया था, जिसके बाद उनके दरमियान शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में झड़पें शुरू हो गई थी। ट्यूनिस के अजायब घर में हमले के सिलसिले में पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा हमलावरों से ताल्लुक रखने के सिलसिले में दीगर 5 अफराद से भी पूछगछ की जा रही है। बुध के रोज ट्यूनिस पार्लियामेंट के करीब हुए इस हमले में 21 अफराद हलाक हो गए थे। हुक्काम का कहना है कि 2 हमलावरों की शिनाख्त कर ली गई है। इनके नाम यासीन लाबिदी और हातिम कचनोई बताए जा रहे हैं। हुक्काम का कहना है कि इंटेलिजेंस सर्विसेज को इनमें से एक शख्स पर हमले करने का शुबा भी था, लेकिन ये वजाहत नहीं हुई है कि 2 में से किस शख्स को इंटेलिजेंस सर्विसेज के लोग जानते थे। हालांकि इन हमलावरों का किसी दिगर शिद्दत पसंद तंजीम से ताल्लुक होने का भी कोई सुराग नहीं है। ट्यूनिस के वजीर आजम हबीब सैयद ने कहा है कि हमलावरों के बारे में पता लगाने के लिए दिगर ममालिक से भी मदद ली जा रही है। ट्यूनिस के म्यूजियम पर शिद्दत पसंदों के हमले के बाद सदर अलबाजी कायद अल सीसी ने कहा है कि उनका मुल्क दहशतगर्दी के खिलाफ हालात जंग में है। सदर अलबाजी ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस लड़ाई में किसी किस्म का रहम नहीं किया जाएगा। आलमी बरादरी ने भी ट्यूनिस में हमलों की मजम्मत की है और दहशतगर्दी से निमटने के लिए ट्यूनिस की कोशिशों की हिमायत का ऐलान किया है। बुध को ट्यूनिस पार्लियामेंट के करीब वाक़े अजायब घर पर मुसल्लह अफराद ने हमला करके 17 गैर मुल्की सयाहों और 2 मकामी शहरियों को हलाक कर दिया था। सरकारी टीवी पर बुध की शब खिताब में ट्यूनिस के सदर अलबाजी ने कहा कि ये इंसानी दरिंदे उन्हें खौफजदा नहीं कर सकते। उनके खिलाफ आखिरी हद तक रहम किए बगैर मज़ाहमत की जाएगी। हमले के वक्त पार्लियामेंट में इंसदाद दहशतगर्दी से मुतल्लिक कानून साजी पर ही बहस हो रही थी। बाद में हंगामी तौर पर पार्लियामेंट को खाली कराया गया, लेकिन बाद में बुध की शब को पार्लियामेंट का गैर मामूली इजलास तलब किया गया। इराक के सूबे बसरा के सरहदी इलाके में एक बम धमाका हुआ है। ट्रक में नस्ब किए गए इस बम धमाके में 3 अफराद हलाक और दिगर 5 शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। कुवैत की सरकारी खबर रसां एजेंसी कोना ने बताया है कि ये बम धमाका कुवैत के साथ वाक़े सफ़ान बॉर्डर क्रॉसिंग के पास हुआ है। यह धमाका मरकजी शाहराह पर एक गैराज में हुआ है। इराकी पुलिस जराये के मुताबिक बंदरगाह उम्मुल क़स्र तकरीबन 10 किलोमीटर दूर एक पार्किंग एरिया में बम धमाका हुआ है। ये बम एक
ट्रक में नस्ब किया गया था और तीनों मरने वाले आम शहरी हैं। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि ट्रक ड्राइवर पर सूबा आलमबार की नंबर प्लेट लगी हुई थी और वहां दूसरे ड्राइवर हजरात अपनी गाड़ियां खड़ी करके नाश्ता कर रहे थे। उस दौरान एक ड्राइवर आया और अपने ट्रॉलर को वहां खड़ा करके चला गया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। फौजी तौर पर किसी ग्रुप ने इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है। इराक में सरगर्म शिद्दत पसंद तंजीम दाइश ने माजी में इस तरह के बम धमाके किए हैं, इसलिए इस हमले के लिए भी दाइश पर इल्जाम आयद किया जा रहा है। मिस्र की एक अदालत ने साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के 22 हामियों को सजाए मौत का हुक्म दिया है। इनको पुलिस स्टेशन पर हमले के दौरान एक अफसर के कत्ल करने में कसूरवार करार दिया गया था। इस्तिगासा के मुताबिक इन मुद्दे आलिया ने 3 जून 2013 में काहिरा के कस्बे करादसा में पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। ऐन उसी रोज मिस्र की मुसल्लह अफवाज के सरबराह अब्दुल फताह अल सीसी ने मुल्क के जमहूरी तौर पर हमले पर पहले मुंतखब सदर मोहम्मद मुर्सी की हुकूमत बरतरफ कर दी थी। मुद्दे आलिया काहिरा की अदालत के इस फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर सकते हैं। अगर आला अदालत ने उनकी सजाओं को बरकरार रखा तो फिर उनसे मुतल्लिक फैसले को तौसी के लिए मुफ्ती आजम मिस्र के पास भेजा जाएगा। अगर उन्होंने भी फैसले को बरकरार रखा तो फिर उन अफराद को फांसी दे दी जाएगी। थाईलैंड की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम यंगलुक शिनवात्रा पर फौजदारी मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। उन पर चावल की ज्यादा कीमतों पर खरीदारी करने का इल्जाम है। थाईलैंड सुप्रीम कोर्ट के जज ने जुमेरात को कहा था कि 9 रुकनी अदालती पैनल ने अटॉर्नी जनरल के दफ्तर से फराहम दस्तावेजात का जायजा लिया, जिसकी बिना पर अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि यह मामला अदालत के दायरा इख्तियार में आता है। यंगलुक के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई का आगाज 19 मई से मुतवक्किल है। अगर इस मामले में वो मुजरिम करार पाई जाती हैं तो उन्हें 10 बरस कैद तक की सजा हो सकती है। आपको बता दें कि 2 माह कबल चावलों की इस मुतनाज़ा सब्सिडी स्कीम के मामले और यंगलुक के इसमें किरदार की तहकीकात की गई। थाईलैंड पार्लियामेंट मंजूरी दे चुकी है, जिसके बाद वो मुल्की सियासत में 5 बरस तक हिस्सा नहीं ले सकेंगी। स्वीडन के शहर गोविंतनबर्ग में एक रेस्तोरां में फायरिंग का वाकया हुआ है, जिसमें 2 अफराद हलाक और दीगर 15 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस हुक्काम के मुताबिक बुध की देर रात इस वाकये में मुलव्विस हमलावरों के पास खुदकार हथियार देखे गए और ये किलाशिनकोफ राइफलें भी हो सकती हैं। हुक्काम का कहना है कि हलाक होने वाले अफराद की उम्र 20 से 25 बरस के दरमियान है। पुलिस तर्जुमान ने खदशा जाहिर किया है कि यह वाकया गैंगवार का नतीजा भी हो सकता है। एक ऐनी शाहिद ने बताया कि 2 शख्स रेस्तोरां में दाखिल हुए और फायरिंग शुरू कर दी। हमला उस वक्त हुआ जब रेस्तोरां में लोग फुटबॉल मैच देख रहे थे। हमलावर फायरिंग के बाद फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है और इस वाकये की तहकीकात शुरू कर दी है। इससे पहले भी 30 जनवरी को रेस्तोरां के बाहर वाक़े चौक पर फायरिंग हुई थी, जिसके नतीजे में एक शख्स शदीद तौर पर जख्मी हो गया था, लेकिन अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि हालिया वाक़ये का उससे कोई ताल्लुक है कि नहीं। वैसे स्वीडन में ज्यादातर शहरों में मुसल्लह हमलों के वाक़यात इंतहाई शाज़ो नादिर हैं। और बुलेटिन के इख्तिताम पर सुर्खियों पर एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। वर्ल्ड कप में बांग्लादेश को शिकस्त देकर सेमीफाइनल में पहुंचा हिंदुस्तान, 109 रनों से हराया। आज एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान है आमने सामने। अराजी तहवील बिल को लेकर नितिन गडकरी का अपोजिशन से डिबेट का चैलेंज। सोनिया गांधी के साथ अन्ना हजारे को भी लिखा खत, कहा किसान मुखालिफ नहीं है बिल। राज्यसभा में आज फिर पेश होगा कोयला और कानकनी बिल। मुखालफत में अपोजिशन के सख्त तेवर, कांग्रेस और लेफ्ट ने की जोरदार मजम्मत। आईएएस रवि की मौत की सीबीआई जांच से कर्नाटक हुकूमत का इनकार, कहा हो रही है सीआईडी की जांच। वजीर दाखिला ने की थी सीबीआई जांच की यकीन दहानी। और मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी के 22 हामियों को सजाए मौत का हुक्म। एक अफसर के कत्ल के इल्जाम में अदालत ने पाया कसूरवार। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com।
नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय। दुनिया बन गई है ग्लोबल शहर, तो जानिए हर मुल्क की अहम खबर। हलचल पड़ोसी मुल्क की या 7 समंदर पार की, हालात मुस्लिम ममालिक के या करवट आलमी बाजार की। देखिए आईने आलम रोजाना रात 9 बजे सिर्फ आलमी समय पर। खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालत हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। बांग्लादेश को हराकर टीम इंडिया आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इस जीत के हीरो रहे रोहित शर्मा, जिन्होंने शानदार 137 रन बनाए। टीम इंडिया का यहां तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन मोहम्मद शामी जैसे गेंदबाजों ने इसे आसान कर दिया। धोनी के धुरंधरों का असल इम्तिहान सेमीफाइनल में होगा। 26 मार्च को ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मुकाबले में जो जीतेगा उससे इंडिया की भिड़ंत होगी। क्या हिंद पाक एक बार फिर सेमीफाइनल में आमने सामने होंगे? क्या टीम इंडिया वर्ल्ड कप का खिताब बरकरार रख पाएगी? इन्हीं मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे खेल सहाफी शबाब अनवर साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ कई मेहमान भी फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे। हिंदुस्तान के अंडर 19 के क्रिकेट के कैप्टन तारिक अनवर हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे और दरमियान में हमारे साथ खेल सहाफी इशाउद्दीन साहब भी गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। वर्ल्ड कप में बेहतरीन खेल का मुजाहरा करते हुए टीम इंडिया ने क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश को 109 रनों से हरा दिया है। इस जीत के साथ हिंदुस्तान ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। वर्ल्ड कप खिताब से अब टीम इंडिया सिर्फ 2 कदम दूर है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और सुरेश रैना की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत टीम इंडिया ने 302 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। रोहित शर्मा ने अपने करियर की